आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट के डिस्पोजल का क्या मतलब है, कंपनी नॉन करंट एसेट्स को क्यों डिस्पोज ऑफ करती है और किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। तो नॉन करंट एसेट्स ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी जो वैल्यू है, फुल वैल्यू, वो कंपनी एक ही अकाउंटिंग ईयर में रियलाइज नहीं कर सकती। मतलब ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसका का सारा बेनिफिट कंपनी एक ही अकाउंटिंग ईयर में ना रिसीव कर सके, ना रियलाइज कर सके, उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। इन नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट भी कहा जाता है और फिक्स एसेट कंपनी के वो एसेट्स होते हैं जिनको कंपनी मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करती है और उनसे बेनिफिट हासिल कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के प्लांट, प्रॉपर्टी या कोई भी इक्विपमेंट हो गया, ये नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा है। क्योंकि अगर कोई प्लांट है या कोई प्रॉपर्टी, मतलब कोई लैंड या बिल्डिंग है या फिर कोई इक्विपमेंट है, तो वो कंपनी 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसको फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो सिंपली डिस्पोजल का मतलब होता है सेल करना, बेच देना या उस चीज को एलिमिनेट कर देना। तो यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब है कि कंपनी अपने नॉन करंट एसेट्स को सेल कर दे। अब मजीद ये बात आती है कि कंपनी अपने नॉन करंट एसेट्स को क्यों डिस्पोज ऑफ या क्यों सेल करती है। तो या तो कंपनी के वो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, यूज में नहीं होंगे इसलिए कंपनी उनको डिस्पोज ऑफ कर रही है, या फिर उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट कर गई होगी। मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी हो गई होगी, तब कंपनी क्या करेगी, अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देगी। या कंपनी कोई नया एसेट खरीदना चाहती है और चाहती है कि पिछला एसेट वो सेल कर दे, इसलिए भी कंपनी जो है वो एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देती है। अब जैसे कंपनी परचेजिंग के टाइम अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करती है और अकाउंटिंग को परफॉर्म करती है, उसी तरह डिस्पोजल के वक्त भी कंपनी ने उन्हीं तमाम चीज़ों को देखना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कंपनी किस तरह से अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। लेट्स सपोज कि एक कंपनी है अहमद कॉरपोरेशन। अहमद कॉरपोरेशन का बिजनेस है कि वो प्लास्टिक की बॉटल्स बनाकर सेल करती है। अब कंपनी को इस बिजनेस को, मतलब प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने के लिए, इस बिजनेस को रन करने के लिए कुछ एसेट्स की जरूरत होगी, जिन एसेट्स को यूज करके कंपनी इन प्लास्टिक बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करेगी और आगे मार्केट में लेके जाएगी। तो लेट्स सपोज कंपनी के डिफरेंट एसेट्स हैं। हमने बात की थी नॉन करंट एसेट्स के बारे में कि कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट इसका हिस्सा होता है। तो यहाँ पर प्लांट है, फर्नीचर जो आता है वो इक्विपमेंट का पार्ट है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में बिल्डिंग आ गई। तो मतलब ये तीनों किस्म के जो एसेट्स हैं ये कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स हैं, जिनको कंपनी मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करेगी और उसके बेनिफिट को 1 साल से ज्यादा तक रियलाइज करती रहेगी। अब यहाँ पे कंपनी के ये जो एसेट्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं, प्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये जो प्लांट है इसको कंपनी ने 1 जनवरी 2016 पर खरीदा है। अब कंपनी ने जब इस प्लांट को खरीदा है तो इस प्लांट को कंपनी ने अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड किया होगा। तो यहाँ पर जब परचेज की जाती है तो एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिसमें प्लांट की रिकॉर्डिंग करेंगे। प्लांट को हम सपोज कर लेते हैं कि ये कॉस्ट पर चल रहा है, तो अभी तक इसकी जो कॉस्ट है, मतलब प्लांट को खरीदने में जितने पैसे लगे हैं वो उसकी कॉस्ट होती है। तो अभी कंपनी इसको अगर कॉस्ट पर ही लेकर चल रही है तो 100,000 रुपीज से कंपनी ने प्लांट को खरीदा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि एसेट में इंक्रीज को डेबिट किया जाता है और पैसे जो हैं वो पे कर दिए गए हैं, तो बैंक अकाउंट को कंपनी जो है वो क्रेडिट कर रही है। ये बात हो गई 1 जनवरी 2016 पर। अब जब कंपनी परचेज करता है
कोई भी एसेट कंपनी परचेज करती है तो उस एसेट से रिलेटेड कुछ डेप्रिसिएशन भी होती है उसको इस्तेमाल करने से। तो लेट्स सपोज कि कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करती है और कंपनी क्योंकि कॉस्ट पे अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करती है बुक्स में, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। और स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम सपोज कर लेते हैं कि 10,000 रुपीज पर ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, तो यहाँ पर ₹10,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि कंपनी कॉस्ट पर अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करती है तो 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होती रहेगी। अब यहाँ पर तो बात हमने कर ली कि परचेज के वक्त ये काम करना है कंपनी ने, लेकिन अब जिस तरह से परचेज के वक्त उसने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और अपने एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, इसी तरह लेट्स सपोज उसने 1 दिसंबर 2019 पर एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, एसेट का डिस्पोजल करना है या एसेट को सेल करना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2016 से लेकर 2019 तक 4 साल बनते हैं, 2016 से 2019 तक। तो किस तरह से 2016 जनवरी में खरीदा था, 2016, 2017, 2018 और 2019 के दिसंबर में जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो दिसंबर की भी यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें भी कितना एसेट जो है वो डेप्रिसिएट हुआ है। तो यहाँ पर मतलब अब जो डिस्पोजल किया जाएगा, जिस तरह से एसेट को परचेज करते के टाइम रिकॉर्डिंग की थी, उसी तरह से एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हुए सबसे पहली बात करेंगे कि एसेट को रिमूव कर देंगे अपनी बुक्स में से, जो भी कंपनी डिस्पोज ऑफ करेगी वो। उसके बाद जब एसेट रिमूव हो जाएगा तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी खत्म किया जाएगा ताकि एसेट से रिलेटेड तमाम रिकॉर्ड खत्म हो जाए। अब एसेट को डिस्पोज ऑफ करके, एसेट को सेल करके कुछ पैसे भी आएंगे, उसे हम कंसीडर करेंगे कि वो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं। अब एसेट की बुक वैल्यू और एसेट की जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं उनमें कुछ फर्क होगा जिसे हम प्रॉफिट या लॉस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसेट को अगर रिमूव करना हो तो 100,000 कॉस्ट पे एसेट चल रहा है, तो एसेट की 100,000 वैल्यू से ही एसेट को रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरह से डेप्रिसिएशन देखें तो 10,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन 1 साल की है और टोटल 4 इयर्स हैं, तो 40,000 रुपीज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बनते हैं। तो जब 1 लाख रुपए के एसेट को रिमूव किया जाएगा तो 40,000 की डेप्रिसिएशन को भी रिमूव किया जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो एसेट की जो वैल्यू बनती है वो 60,000 रुपीज की बनती है कि 60,000 रुपीज का एसेट उसके बुक्स में है। लेकिन अब जब डिस्पोज ऑफ करेंगे, एसेट को सेल करेंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेल करके 70,000 रुपीज कंपनी के पास आ जाएंगे। तो अब कंपनी ने रिसीव किया 70,000, लेकिन जो कंपनी के एसेट की वैल्यू थी वो थी 60,000। तो इन दोनों के दरमियान में जो 10,000 का डिफरेंस है वो कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा डिस्पोजल पे। तो यहाँ पे डिस्पोजल का प्रॉफिट या लॉस भी देखा जाता है। इसी तरह लेट्स सपोज अगर ये 70,000 की बजाय 40,000 पे एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ होता, उसकी डिस्पोजल प्रोसीड 40,000 होती, तो 20,000 रुपीज जो है वो कंपनी का लॉस होता डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो ये 4 चीजें हैं जो एसेट के डिस्पोजल के वक्त कंपनी ने देखनी है। तो जिस तरह से एसेट को परचेज करने के टाइम एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, इसी तरह एसेट के डिस्पोजल के वक्त भी एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो जैसे पहले हमने बात की सबसे पहली कि जो एसेट है उसको खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो एसेट को जब रिकॉर्ड किया था तो प्लांट के अकाउंट को डेबिट किया था, अब प्लांट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 100,000 से, क्योंकि कंपनी जो है वो रिकॉर्ड कर रही है अपने एसेट को कॉस्ट पर। इसी तरह से क्योंकि अब प्लांट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं डिस्पोजल के बदले, तो डिस्पोजल अकाउंट को कर देंगे डेबिट 100,000 रुपीज से और प्लांट अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट 100,000 रुपीज से, क्योंकि एसेट जो है वो खत्म हो रहा है। ये पहली एंट्री हो गई डिस्पोजल की। दूसरी हमने बात की थी कि दूसरी जो चीज हमने डिस्पोजल में रिकॉर्ड करनी है वो है डेप्रिसिएशन। नॉर्मली हमने डेप्रिसिएशन क्या रिकॉर्ड की थी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जो डेप्रिसिएशन है वो तो हर साल एक्सपेंस आउट होती गई है, लेकिन ये तमाम जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में
कंबाइन होती गई है ताकि आखिर में हमें बुक वैल्यू पता चल सके एसेट की। तो यहाँ पे जब हम इसको डेप्रिसिएशन को ख़त्म करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे 40,000 से, क्योंकि 4 सालों की डेप्रिसिएशन 40,000 बनती है, और डिस्पोजल अकाउंट में भी यही 40,000 की डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि पहली चीज डिस्पोजल और दूसरी चीज डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया। अब डिस्पोजल में जो तीसरी चीज आती है वो आती है सेल प्रोसीड्स। अब जब सेल प्रोसीड्स आएंगी तो इसमें क्या हो जाएगा कि डिस्पोजल अकाउंट, अब अगर हम देखें तो डिस्पोजल अकाउंट को यहाँ तक देखा जाए तो एक तरफ डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है 100,000 से और दूसरी तरफ डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है 40,000 से। तो यही बात कि जो एसेट की बुक वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 60,000 रुपीज की। तो अब यहाँ पर अगर बुक वैल्यू 60,000 रुपीज है लेकिन कैश कितना रिसीव हुआ है, लेट्स सपोज कि 70,000 रुपीज हमने ऊपर भी देखा था कि कैश को रिसीव किया है, और ये जाएगा कहाँ पे, डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पर 70,000 जितने पैसे रिसीव किए हैं उसको डिस्पोजल अकाउंट में हमने मेंशन कर देना है। उसके बाद सेल प्रोसीड्स के बाद हमने ये देखना है कि कितना बैलेंस बचता है डिस्पोजल में, और क्या ये बैलेंस पॉजिटिव है या ये बैलेंस नेगेटिव है, उसकी बेसिस पर हमने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बुक वैल्यू जिससे हमने बात की थी कि बुक वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ₹60,000 की, लेकिन जो हमारे पास प्रोसीड्स आएंगी डिस्पोजल की वो ज्यादा आ रही हैं। तो जब डिस्पोजल प्रोसीड्स आ रही हैं वो 70,000 आ रही हैं, ज्यादा आ रही हैं, तो जब डिस्पोजल में से हम बुक वैल्यू को लेस करेंगे तो अगर डिस्पोजल ज्यादा है बुक वैल्यू से तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज का कंपनी को आ जाएगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अब ये जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आएगा ये कंपनी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके अदर इनकम में इसको चार्ज कर देगी, और फर्दर जो उसका एसेट प्लांट जो है वो 100,000 रुपीज से शो हो रहा था, उस प्लांट को भी वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में से रिमूव कर देगी, जिस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया है एंट्री करके भी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉन करंट एसेट को रिमूव करती है या उसको डिस्पोज ऑफ या सेल करती है तो वो किस मेथड से उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है।